हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की आपकी इस क्लास में। इसमें हम करेंगे एईएस प्रीवियस ईयर पेपर जो कि टीजीटी एसएसटी का है। सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीएस के हैं, जो डीएसएसपी में भी आ सकते हैं, और इसका एक लार्ज सेक्शन केवीएस को भी शूट करेगा। ठीक है, तो इस पे हम आज 20 क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए 30 क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे। ठीक है, एईएस प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक विजन देगा, और वो विजन होगा कि कैसे क्वेश्चन वहां पर आते हैं और किस लेवल की तैयारी आपकी जो है होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि पेपर की तैयारी कैसे करें, प्रैक्टिस सेट कैसे करें। तो हमारे एकेडमी इस चैनल पर हमने साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप साइकोलॉजी की इस प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज हैं वो देख सकते हैं। आप उसको स्पीड में बढ़ा के 1.25 करके या 1.5 करके अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैथ की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, रीजनिंग की भी बना दी गई है, और उसमें कुछ क्लासेस डाल भी दी गई हैं। सारी क्लासेस उसमें डाल दी जाएगी। ईवीएस की तैयारी के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और साइंस की प्लेलिस्ट भी एक्टिव हो जाएगी जैसे जैसे क्लासेज आएगी। हालांकि साइंस की कुछ क्लासेज आई भी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ आज या कल में, जिसमें आपको जो खासतौर से जो पीआरटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं एईएस की, उनको किन किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए और उनमें से कौन कौन से टॉपिक मैं भी आपको करवाऊंगा, वो वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो पुराने हैं, वो तो जानते ही हैं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, अगर वो अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ही बस फायदा नहीं है, आप बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं मैसेज करके कि सर हमने क्लास को मिस कर दिया, लाइव नहीं कर पाए। ठीक है, लाइव बच्चों के साथ जुड़ पाएंगे तो अपने आप को जो है जज कर पाएंगे, अपने आप को आंक पाएंगे कि कैसी तैयारी कर रही है, अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपके आंसर ठीक थे, कितने टाइम लिमिट के अंदर आप आंसर दे पाते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ केवीएस पीआरटी की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, केवीएस पीआरटी की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप अगर केवीएस में टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट पेपर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। केवीएस पीआरटी फुल पार्ट हमारे पास अवेलेबल है कोर्स के रूप में, जो आप हमारी ऐप के थ्रू हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ऐप है द फीडियाज एकेडमी, नाम से आप सर्च करेंगे तो द फीडियाज एकेडमी नाम से हमारी ऐप है, और उस ऐप में जब आप जाएंगे तो आप वहां पर डेमो क्लासेस देखिए। पहले डेमो क्लासेस देखिए, आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तो आपको ये तो मैं आपको श्योर कह रहा हूँ कि कंटेंट के मामले में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और जो पुराने बच्चे हैं वो सभी जानते हैं कि कंटेंट हमारा किस लेवल का रहता है। जो हमसे पहले से भी जुड़े रहे हैं और दोबारा से कुछ बच्चे ओल्ड स्टूडेंट जो हमारे से उसी विश्वास पे दोबारा से जुड़े हैं। ठीक है, आपको वहां पर कई तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। उस फैसिलिटी के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, कई बार लाइव क्लासेस जो है वो नहीं हो पाती तो डिले ना हो तो रिकॉर्डेड क्लास भी हो जाती है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज होंगे। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे टॉपिक वाइज, मतलब आपकी तैयारी हम ही करवाएंगे। आपको मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट के अंदर आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे पहले ही, और उसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, नोट्स भी दिए जाएंगे साइंस ईवीएस और बाकी चीजों के। केवीएस पीआरटी के बच्चे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपीज है। ठीक है, रिलेटिवली जितने भी कोर्सेज हैं हम उससे अभी भी कम प्राइस में ये कोर्स दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा इसका प्राइस हम जो है आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं उनके लिए हमने प्राइस कम ही रखा है। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज व्हाट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टाउन प्लानिंग, या ड्रेनेज सिस्टम, या वेल लेड आउट रोड्स, या पक्का हाउस। आपको लगता तो यही होगा। देखिए ये क्वेश्चन, ये पेपर जो है हमने आपको बस एक ही लैंग्वेज में दिया है, क्योंकि एईएस जो है वो एक ही मीडियम में, हिंदी लैंग्वेज को छोड़ दें तो हिंदी लैंग्वेज के अलावा, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज है उस पार्ट के अलावा बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम में आता है, इसलिए उसी हिसाब से हमने आपको इस पेपर को दिया है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज व्हाट। ड्रेनेज पैटर्न भी थी, वेल लेड आउट रोड्स भी थे, और पक्का हाउस भी थे। बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। आप सभी जानते हैं सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं और ऐसे जाल को कहते हैं ग्रिड। ठीक है, तो यहाँ पर वेल लेड आउट रोड्स तो थे ही थे, अच्छे रोड थे, चौड़े रोड थे, साफ सुथरे रोड थे। पक्के हाउस भी थे। ठीक है, क्योंकि वहां पर टेराकोटा आर्ट का यूज किया जा रहा था। टेराकोटा में मिट्टी को पका के जो है चीजें बनाई जाती हैं और ईंट को पकाया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था। शहर घर बसाने से पहले ही ड्रेन्स जो है गलियां बना दी जाती थी, और जो ड्रेन नालियां बना दी जाती थी पक्की ईंटों की बनी ढकी हुई नालियां थी। तो ये सारी चीजें तो थी, लेकिन ये इसको हम अगर यहाँ देखें टाउन प्लानिंग,
ठीक है, नगर योजना में के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। आप सभी आंसर देते रहिए, आपको जो भी फैक्ट यहाँ पे पता है उसको जो है दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा और रिकॉलिंग की हैबिट आएगी। रिकॉलिंग एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, रिकॉलिंग की वजह से ही जितनी जल्दी आपकी रिकॉलिंग होगी उतनी जल्दी आप एग्जाम के अंदर आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, रिकॉलिंग की हैबिट अभी से बनाइए। हु वाज द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट धार्मिक ग्रंथ है, साहित्य है, उसके ऊपर ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर कौन है, सबसे ज्यादा जो है टीका लिखने वाला व्यक्ति कौन है। कमेंटेटर होते हैं जो टीका लिखते हैं। ठीक है, बुद्ध घोष, वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष। वैसे तो ये सारे ही फेमस है। ठीक है, बुद्ध घोष भी फेमस है, कनिष्क के समय पे वसुमित्र, बिल्कुल ये भी फेमस है, नागार्जुन और अशोक घोष। लेकिन यहाँ पर अशोक घोष जो है वो सबसे ज्यादा फेमस ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर है। ये जो है ये संस्कृत भाषा में जो बुद्ध के ग्रंथ लिखे गए उनमें इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे एक बुद्ध चरित नाम से पुस्तक इन्होंने लिखी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शोर्दानंद प्रकरण लिखा। ठीक है, और सारीपुत्र ये प्रकरण लिखा। तो सारीपुत्र नाम से ये प्रकरण, ये किताबें, 3 किताबें इनके द्वारा लिखी गई। अशोक घोष कनिष्क के दरबार में, कनिष्क राजा जो कुषाण वंश से रिलेटेड है, उसके दरबार में कवि थे। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was ब्रह्मवादिनी who composed some hymns of the Veda? इनमें से कौन किसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता है जिसने वेद के कुछ हाइम्स को लिखा था, श्लोकों को लिखा था? सावित्री, गार्गी, लीलावती और लोकमुद्रा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ गार्गी दिया हुआ है। ठीक है, लीलावती नहीं होगा क्योंकि लीलावती जो भास्कराचार्य है उसकी पुत्री रही है और इसी भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के नाम पर लीलावती ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हम काटेंगे क्योंकि ये गुप्त काल, ये एंडिंग की बात हो रही है, ये ऑप्शन तो हमें काट देना चाहिए। उसके बाद सावित्री जो है वो सत्यवान सावित्री का आपने कहानी सुनी होगी कि वो अपने पति की को जो है यमराज से भी छीन लाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन यमराज से वो वरदान लेके आ जाती है, तो ये भी नहीं काउंट करेगा। गार्गी और लीला लोकमुद्रा 2 महिलाओं में यहाँ पर अब रह गया, तो हमारा सही आंसर होगा लोकमुद्रा। 3 नाम आपको याद रखने हैं, एक घोषा, अम्माला और तीसरा है लोकमुद्रा। ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की, और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वैदिक टाइम पे महिला जो है विद्वान भी रही है एजुकेशन के मामले में, वेदों के ग्रंथों की रचना भी उनके द्वारा की गई है। गार्गी जो है वो उपनिषद काल का है, उपनिषद काल में आपको इनका नाम सुनाई देगा, खासतौर से विदेह राजा, जो विदेह जो राज्य है सीता का, जो जहाँ पे जन्म हुआ, वहां पर आपको याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। इन द संगम एज ओरेवियर वाज इंपोर्टेंट फॉर व्हाट? संगम एज, संगम 2 ध्यान रखनी है चीजें कि एक संगम काल होता है, संगम एरा, ठीक है, एक संगम डायनेस्टी है, संगम वंश। तो ये तो मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मिडेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है ये एंशिएंट टाइम का पूछा गया है, और इसने कहा है कि संगम एरा में, संगम काल में, जब संगम एरा का मतलब है तमिल पोएट्स की जो सभा हुई थी उसकी बात कर रहे हैं, तमिल पोएट्स की जो सभा होती थी। ये संगम डायनेस्टी तो तेलुगु से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम बात करें संगम एरा की, तो यहाँ पर उरैविर इनकी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चोला की। चोला की कैपिटल थी उरैविर, और ये एक बंदरगाह भी थी। तो ये किसके लिए फेमस थी? स्पाइस ट्रेड के लिए, कॉटन ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, इंडिजिनस ट्रेड के लिए। देखिए केरला कोस्ट तो स्पाइस के लिए था, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पांडु का राज है और यहाँ चोलों का राज है, और यहाँ गोदावरी के डेल्टा पर उरैविर नाम से एक स्थान है, वहां से किस चीज का ट्रेड होता था? तो सही आंसर है कॉटन क्लॉथ्स का यहाँ पर ट्रेड होता था। तो बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो आपको यहाँ पर सीधा पानीपत का युद्ध पूछा हुआ है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मीर जाफर जो है वो आप सभी जानते हैं कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, और वो अंग्रेजों की हेल्प करता है किसमें? प्लासी के, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। या यहाँ पर आपको ये क्लाइव के साथ किसका युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला का, तो ये तो करेक्टली मैच नहीं है। बैटल ऑफ वांडीबास, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही वो बैटल थी जिसके अंदर फ्रांस को डिसीजिवली, ठीक है, डिसीजिवली डिफीट कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच शक्ति खत्म हो गई भारत के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, करेक्टली मैच बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन द अर्ली मिडेवल इंडिया ए टैक्स नोन एज तुर्क दंड वाज कलेक्टेड बाय होम। देखिए मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मध्यकाल में अर्ली मिडेवल में कह रहा है कि एक तुरुष्क दंड नाम का एक टैक्स था, वो किसके द्वारा लिया जाता था? प्रतिहार, राष्ट्रकूटा या चौहान वंश या गढ़वाल वंश। देखिए ये मध्यकाल के स्टार्टिंग के वंश है, ठीक है। तो गढ़वाल वंश है या चौहान वंश, तो आपने देखा है पृथ्वीराज चौहान का वंश है। राष्ट्रकूट आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर प्रतिहार। तो हमारा सही आंसर होगा गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के द्वारा तुरुष्क दंड नाम से, गढ़वाल वंश ये वही जयचंद वाला वंश है, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी जो है आता है और वो मोहम्मद भारत को जो है देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान को ये वो करता है, चीट करता है, जिसकी पुत्री के साथ चौहान वंश की पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी संयोगिता के साथ। तो गढ़वाल वंश ही वो वंश है, इन्होंने एक टैक्स लगाया हुआ था जिसका नाम तुरुष्क दंड। ये तुर्किश पीपल जो भारत के अंदर तुर्किश लोग आए हुए थे उनके ऊपर लगाया जाता था टैक्स, ठीक है। तो इसलिए ये टैक्स जो है काफी इंपोर्टेंट हो गया। अब देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। 1854 डील्ड प्राइमरीली विद व्हाट? इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो एजुकेशन आप पढ़ेंगे, अगर इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए नहीं था, सोशल रिफॉर्म के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, और ये डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कहा गया था कि ट्रिकल डाउन की जो थ्योरी दी गई है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है। 1835 के अंदर क्या कहा गया कि आप ऐसा कीजिए, हायर एजुकेशन दे दीजिए। हायर एजुकेशन, बाकी एजुकेशन तो लोगों को मिल ही रही है, प्राइमरी अपने स्कूल से पढ़ रहे हैं, मदरसे से पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन दे देंगे तो इंग्लिश मीडियम में दे दीजिए, तो ऊपर के लोगों से वो छन छन के नीचे तक चली जाएगी। वो समाज के लोगों को ज्ञान देते रहेंगे, वो एजुकेशन अपने आप छन छन के जाती रहेगी, ठीक है, और फिर वो बच्चे तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन इसने वो डिस्पैच ने क्या कहा कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो ठीक नहीं है, इसका विरोध किया और इसने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। और इसने ये भी कहा कि इंग्लिश मीडियम में नहीं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब स्थानीय भाषा जो है उसके अंदर इसको लैंग्वेज को इसको एजुकेशन को दिया जाए और डिस्ट्रिक्ट में स्कूल तो खोला ही जाए। तो ये थ्योरी थी वुड डिस्पैच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement correctly define the term drain theory as propounded by दादा भाई नौरोजी? तो काफी इंपोर्टेंट है, नेशनल गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। इस द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म ड्रेन थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय दादा। ये धन का बहिर्गमन भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके अंदर इन्होंने ट्रेन थ्योरी दी थी और कहा कि किस तरीके से हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज अपने साथ ले जाते हैं, दूसरे देश ले जाते हैं, अपने देश ले जाते हैं, ठीक है, और वो हमारी जीडीपी का हिस्सा था जो इसकी वजह से हम गरीब होते जा रहे हैं। दैट द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। अगर रिसोर्सेज यहीं पे यूटिलाइज हो रहे हैं ब्रिटेन के लिए, तब भी रिसोर्सेज तो यहीं पे, लेकिन यहाँ देखिए that a part of India's national wealth or total annual product was being exported to Britain for which India got no material return। ये ठीक है, ठीक है, हमारा सही आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें कहा है कि यहीं पे यूटिलाइज हो जाए ब्रिटेन के इंटरेस्ट में, भी फर्क नहीं पड़ता इतना, चलो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है, इंडिया की नेशनल वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट ब्रिटेन को, ठीक है, सीधा पैसा उधर भेजा जा रहा है, हमारे जीडीपी का जो बड़ा हिस्सा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। Gandhiji launched the struggle in Ahmedabad in 1917 to 18, which involved the peasants और इंडस्ट्रियल वर्कर्स और मासिस और लेबरर्स, ठीक है। तो 1917-18 के बीच में गांधी जी ने अहमदाबाद में एक स्ट्रगल, अहमदाबाद में गुजरात का जो पार्ट है आज के समय पे, वहां पर एक स्ट्रगल जो है उसको इन्वॉल्व हुए थे वो उसमें, ठीक है, उसको लॉन्च किया था। वो पेजेंट के लिए था या इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए था या मासिस के लिए, लेबरर के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि अहमदाबाद के अंदर महात्मा गांधी की जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर जब प्लेग फैला था तो प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे लोग, ठीक है, और प्लेग बोनस के अंदर वो जो मिल मालिक था वो भी नहीं था, तो गांधी जी उनको सपोर्ट करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। पहली भूख हड़ताल गांधी जी की वहीं पे मानी जाती है। तो यहाँ पर गांधी जी के कहने पर प्लेग बोनस जितना 20 रुपए कितना मांगा था उससे ज्यादा 30 रुपए दे दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन whom? किस किस के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था? 1916 में कांग्रेस का सेशन लखनऊ में हुआ था और इस सेशन की खास बात है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, इनका सम्मेलन जो है वो लखनऊ में एक साथ ही हुआ
दोनों एक ही मंच पर बैठकर अपना अपना सम्मेलन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो लखनऊ पैक्ट हुआ है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ है। इसमें क्या किया गया था, 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, पृथक निर्वाचक का जो अधिकार दिया गया था, कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए इस पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। दिस इज लखनऊ पैक्ट। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इसी सेशन में दोबारा से मर्ज हो गए था, एक दूसरे से फिर से मिल गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो लखनऊ पैक्ट की बात हो रही तो वो इनके बीच में हुआ था। द ईयर ऑफ 1943 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ व्हाट, 1943 का जो टाइम है वो किसके लिए फेमस है? दांडी मार्च ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी। ये तो गलत है, 1930 में दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वार एंडेड, नहीं ये भी गलत है, 1945 में वर्ल्ड वार एंड हुआ। आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड, इट वाज इन 1942। 1942 में जो है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था। बॉम्बे सेशन के अंदर इसको पास किया गया था, आप सभी जानते हैं, 8 अगस्त को। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको कहा जाता है। आजाद हिंद फौज ये 1943 में फिर से गठित की गई थी, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और आजाद हिंद सरकार के नाम से गठित की गई थी। तो ये सही आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का जो है पार्ट के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस का के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, इसकी वीडियो आने वाली है कोर्स में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी क्लास हम आपको देंगे। Who was the president of Lahore session of INC at which the resolution of complete independence was passed? देखिए, ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो है गोल पास किया गया था, रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी या एस एन बनर्जी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के समय पर की गई थी। दिसंबर 1929 में सेशन शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड की गई थी कुछ गांधी जी के द्वारा, और कहा गया था कि अगर ये डिमांड नहीं मानी जाती है, ठीक है, तो हम फिर स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तिरंगा जो था वो थोड़ा अलग झंडा था, आज के कंपैरिजन में ये वाला नहीं था। तो रावी रिवर के तट पर कौन सा स्थान है? लाहौर है, और वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और उस दिन के बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। ठीक है, 1947 तक मनाते रहे। ठीक है, बाद में 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था, ठीक है, अडोप्ट कर लिया हमने। ठीक है, इसलिए इसको संविधान दिवस भी मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। आज के समय पे कॉन्स्टिट्यूशन डे अगर आपसे पूछे तो 26 नवंबर है। तो इसको इसके लिए एक चीज ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो मनाया गया, ठीक है, उसी को रिस्पेक्ट करने के लिए इसको लागू इस दिन नहीं किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया ताकि इस डे की महत्व भी बना रहे। ठीक है, सही आंसर आपको मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, होम? देखिए, लैप्स का सिद्धांत, विलय की नीति जो लेके आए थे, कौन लेके आया था? ये 1857 के क्रांति से पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड वेल्जली, ये तो सहायक संधि लेके आए थे, सहायक संधि यानी कि सब्सिडी अलायंस। वारेन हेस्टिंग भी नहीं लेके आए थे, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अगर आपका अडोप्टेड सन है, आपका अपना नेचुरल हेयर नहीं, बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, ठीक है, और वो दत्तक पुत्र है, ठीक है, तो उसको आपका हेयर जो है वो नहीं माना जाएगा, आपका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, और आपका जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, उसको मर्ज कर लिया जाएगा। किसके अंदर मर्ज कर लिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। ठीक है, तो दिस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। प्लेनेटरी विंड्स वेरियसली नोन एज रोरिंग 40s, रोरिंग 50s एंड स्टॉर्म 60s। ठीक है, इनको ये कौन सी विंड है? कुछ महाद्वीपीय वायु है, हवाएं हैं, ठीक है, प्लेनेटरी विंड है, ठीक है, जिनको रोरिंग 40s कहते हैं, या फ्यूरियस 50s कहते हैं, या स्टॉर्मी 60s कहते हैं। ठीक है, रोरिंग गरजती 40, ठीक है, ठीक है, चीखती 50, ठीक है, इस तरीके से आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ग्लोब के अंदर बात करें, ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री साउथ की तरफ आप देखते हैं कि यहाँ पर लैंड मास बहुत कम है, तो यहाँ पर भी वेस्टर्लीज है वैसे तो 30 से 35 के बीच में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 40 से 60 के बीच में, यहाँ लैंड मास कम है। इसकी वजह से जो वेस्टर्लीज है वो बहुत तेजी गति में चलती है, समुद्र के से पानी उठाती है और ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ की जो विंड्स है वो ज्यादा फ्यूरियस है, ज्यादा बहुत तेजी से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, ये वेस्टर्लीज है। पोलर विंड्स नहीं है, पोलर विंड्स तो आप देखेंगे 66 से ऊपर की तरफ मिलेगी। साइक्लोन्स नहीं कहेंगे। ट्रेड विंड जो आप देखेंगे वो 23.5 से 23.5 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये प्लेनेटरी विंड है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर जिनकी बात करें वेस्टर्लीज है, जिनको साउथ की तरफ
अगर देखें तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्टॉर्मी 60s कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन इज सिचुएटेड एट जीरो लॉन्गिट्यूड। लंदन जो है वो जीरो लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है, जबकि बगदाद वो 45 ईस्ट ऑफ लंदन है। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में अब एक रूटीन सा बन गया है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाने लगा है बहुत सारे पेपर में, ठीक है। तो इसने कहा है कि लंदन जो है वो 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री का मतलब है कि ये प्राइम मेरिडियन है और इसके इस तरफ ईस्ट होगा और इस तरफ वेस्ट होगा, ठीक है। इधर जो कंट्रीज होगी उनका टाइम बढ़ेगा और इधर जो कंट्रीज होगी उसका टाइम इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री घटेगा, ठीक है। अब लंदन जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ये लंदन हो गया, ठीक है। और दूसरा है बगदाद। बगदाद बताया 45 डिग्री ईस्ट पे, ईस्ट की तरफ। तो इसलिए मैंने इस तरफ लिखा है इसको, इस तरफ, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन बताया ना। अगर वेस्ट कहता तो मैं इधर लिखता, ठीक है। तो यहाँ पर 45 डिग्री ईस्ट है। व्हाट टाइम विल बी एट बगदाद इफ इट इज 10 AM? अगर लंदन में सुबह के 10 बजे है तो बगदाद में कितना टाइम होगा? देखिए एक हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड के साथ जो है वो टाइम डिफरेंस आता है 4 मिनट का। आप सभी जानते हैं ऐसा क्यों होता है, आपको करवाया गया है कोर्स में सारी चीज़ें, ठीक है। क्लासेस आ गई हैं या आ जाएंगी, ठीक है। तो एक डिग्री लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ये कैसे होता है आपको बता दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बताया जाएगा तो यही 15-20 मिनट निकल जाएगी। बस याद रखिए कि एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है। अगर इधर डिफरेंस आया तो वो जुड़ जाएगा 4 मिनट हर डिग्री पे, इधर डिफरेंस आ रहा है वो हर एक डिग्री पे वो घटा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए पॉजिटिव जोड़ है यानी कि जुड़ेगा। 45 डिग्री पे कितना डिफरेंस आएगा तो 45 को 4 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 180 मिनट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आप गुना कर दे दीजिए, आपको यही डिफरेंस आएगा। 180 मिनट का डिफरेंस है कि यानी कि 3 घंटे का डिफरेंस है, 3 आवर का डिफरेंस है। और इसमें और प्लस जोन है तो यहाँ 10 बजे है तो यहाँ पर 11, 12 और 1, तो यहाँ पर तो कहते हैं 1 बजे होंगे, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मुझे लगता है कोई समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। Owing to the equatorial bulge and the polar flattening, the polar radius of the Earth falls short of the equatorial radius by this decade. ये कहना है कि इक्वेटर अक्षर रेखा पर जो अर्थ हमें देखने को मिलती है वो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी फैली है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो ट्रू स्फीयर नहीं है, ठीक है। मैं अर्थ दोबारा बनाता हूँ कि अच्छे से नहीं बन पाया। अर्थ जो है हमारी वो ट्रू स्फीयर नहीं है, पोल्स पे थोड़ी सी धसी हुई है जैसे संतरा होता है, और यहाँ पर थोड़ी सी बल्ज दिखाई देता है 0 डिग्री पे, ठीक है। बल्ज दिखाई देता है। आपको पता है ये किस वजह से होता है? आपको केंद्रीय बल की वजह से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा साइज अर्थ का ज्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ से रेडियस काउंट करें और पोल से रेडियस काउंट करें तो उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। लगभग 42 से 44 किलोमीटर आपको लिखा मिलेगा, कभी 42 कभी 44 किलोमीटर लिखा मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये डायमीटर का डिफरेंस। तो आपको रेडियस का डिफरेंस बताना तो नियर अबाउट देखिए सारे ऑप्शन कट जा रहे हैं, तो आपको 22 किलोमीटर का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रण क्या है? देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन गलत करवाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। मिश्रण एक ड्राई लोकल विंड है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि मिश्रण जो है हॉट ड्राई लोकल विंड है, वार्म ड्राई लोकल विंड है, वार्म, ये सारे हॉट वार्म वाले क्वेश्चन कट जाएंगे। ये ड्राई लोकल विंड है लेकिन कोल्ड ड्राई लोकल विंड है, ठीक है। लोकल विंड 4 से 5 पूरे वर्ल्ड की आपको याद रखनी है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, और वो ही घूम घूम के आपसे पूछी जाती है। कोल्ड ड्राई लोकल विंड है, जैसे भारत के अंदर एक ड्राई वार्म ड्राई लोकल विंड चलती है जिसका नाम है लो, जो कि मई और जून में चलती है नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ऐसे ही कोल्ड ड्राई लोकल विंड है जो फ्रांस देश है, तो फ्रांस देश के साउथ की तरफ से चलती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से आप इसको समझ सकते हैं कि ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर बनेगी। दीज रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड अंडर वाटर। ये सही स्टेटमेंट एक ही होगा, इसलिए क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि करेक्ट स्टेटमेंट छाटिए। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट नहीं, यानी कि 3 स्टेटमेंट जो है वो गलत होंगे और एक स्टेटमेंट सही होगी, यही हमारा आंसर होगा। दीज रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड अंडर वाटर, ये गलत बात है। वाटर के अंदर सेडिमेंट्स गिरते रहते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो सेडिमेंट जो इकट्ठे हो और फिर उसमें बन जाते हैं। तो दीज रॉक्स आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल नहीं बन पाते। क्रिस्टल जो बनते हैं वो जो हमेशा हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर पे बनते हैं, तो क्रिस्टलाइन तो नहीं होंगे, ये भी गलत है, ठीक है। ये तो इग्नियस रॉक्स के अंदर आपको क्रिस्टल दिखाई दे रही है। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज रॉक्स इज कंटीजेंट ऑन हीट एंड प्रेशर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हीट और प्रेशर के जो है उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
कहीं कहीं पर ये चीज दिखाई देती है, लेकिन अगर हम चौथा ऑप्शन देखें, दीज रॉक्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन लेयर्स, लेयर्स के अंदर डिपॉजिट है रॉक्स, बिल्कुल ठीक है। एक लेयर चढ़ गई, दूसरी लेयर चढ़ गई, तीसरी लेयर चढ़ गई, ऐसे करके डिपॉजिट है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, ये हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। अब देखिए, एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज पॉइंट एसोसिएटेड वर्ड, ये अर्थक्वेक का आपका जो टॉपिक है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये केवी साइंस में भी है, मुझे लगता है, और ईवीएस के अंदर भी है। तो अर्थक्वेक, सॉरी, अर्थक्वेक के अंदर जो है ये टॉपिक आपको पढ़ने को, ठीक है, क्वेक, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अर्थ के अंदर जब कोई भी क्रस्ट के अंदर कहीं पर भी भूकंप आता है, तो जहाँ पर भी भूकंप किसी आदमी से फोकस करते हैं या हाइपोसेंटर, और इसके बिल्कुल ऊपर, जस्ट ऊपर जो इसका पार्ट होता है, जहाँ पर ये इसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा फेल्ट होता है, उसे कहते हैं एपिसेंटर। प्लेस वेयर अर्थक्वेक इज फेल्ट, हर जगह फेल्ट होता है, ठीक है। तो हर एक स्थान को हम नहीं कह सकते एपिसेंटर। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ इन द इंटीरियर फोकस हो गया, हाइपोसेंटर हो गया। पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस जस्ट अबव द सीजनिंग फोकस, पॉइंट ऑफ द सरफेस वेयर फर्स्ट शॉक इज फेल्ट, देखिए, जस्ट अबव द सीजनिंग फोकस के ऊपर जो स्थान होता है उसे कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। एपिसेंटर डेफिनेशन से याद रखिए, जस्ट अबव होता है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, रॉक्स पे। तो आपको अगर आप टीजीटीएसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रॉक्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन तो अभी आ गए इसमें, ठीक है। स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स जो है, ये फीचर किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये फीचर लाइमस्टोन के साथ एसोसिएटेड है। लाइम यानी कि चूना, ठीक है। और लाइम जहाँ पर भी होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर जो होता है, मान लीजिए अपर लेयर है, यहाँ पे लाइम है, ये पानी के साथ बह के ये बह जो है कहीं और जाके डिपॉजिट होने लगता है। इसकी वजह से नीचे केव बन जाती है, और इस तरीके से आपको चूना बह बह के उस केव के अंदर ऐसे करके आपको दिखाई देगा, ये इससे टपक टपक के नीचे जम गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गए हैं इनको कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, ठीक है। मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई होगा ये क्लास, ठीक है। इसके अलावा जो क्लासेस जो है वो 3 क्लासेस रेगुलर दी जाए, ये कोशिश की जा रही है, उसके बाद क्लासेस और भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा एक क्लास जो है वोकैबुलरी की जो है वो मैं दूंगा आपको, उसमें कोशिश करेंगे कि 30 से 40 वोकैबुलरी जो है ये क्लास जो है वीकली आपको दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को वोकैब कैसे तैयार करें उसका है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैब काफ़ी पेपर में आते रहते हैं, उनको सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है। उस टाइप यहाँ पर क्लास में ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा केवीएस टीआरटी, जैसे मैंने आपको बताया, केवीएस टीआरटी कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे रहेंगे, तो टेलीग्राम पे आपको ये पेपर की पीडीएफ भी दे दी जाएगी। तो ये टेलीग्राम पे आप सब बच्चे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और जो केवीएस टीआरटी से जुड़े बच्चे हैं उनका टेस्ट का लिंक जो है वो दे दिया गया है, वो ऐप की नोटिफिकेशन पे जाएँ, वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ऐप से ही वो लिंक लेना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए। ये ध्यान रखना है कि आप मौका जो होता है ना, वो मौका आपके सामने खड़ा है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, उस मौके को चुकी मत, क्योंकि फिर मौका कम मिलेगा, एज निकल जाएगी। और आपने देखा है कि बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, वो स्कीम्स से पढ़ाई ठीक है नहीं, अगली फसल जैसे तो 4-4 साल के लिए भर्तियाँ की जाए, तो इसका मतलब परमानेंट की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसी स्कीम्स अगर आती है तो आपको ये 24 में वैकेंसी आ जाती है, इन वैकेंसीज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, महत्व देना है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, वो मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।